हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बबीता सिंह और आज हम बात करेंगे मिस्टर डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के चैप्टर नंबर 28 के बारे में, जिसका नाम है थिंक बिफोर यू क्रिटिसाइज। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। उस पार्ट में मैंने बेसिक एलिमेंट को क्लियर किया है, जो है कि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो क्रिटिसिज्म को पसंद करता हो। सेकंड पॉइंट था, चाहे कितना ही बड़ा क्रिमिनल ही क्यों ना हो, कितना ही बड़ा गुनाह उसने क्यों ना किया हो, वो कभी भी खुद को ब्लेम नहीं देखता। 99% लोग बड़े बड़े गुनाह करते भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। तो आप कैसे छोटी छोटी गलतियों पर लोगों को ब्लेम कर सकते हैं और वो उसे आसानी से कैसे स्वीकार कर सकते हैं। 90% लोग दुनिया में अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। सिर्फ गिने चुने कुछ ही लोग होते हैं जो इतने बुद्धिमान होते हैं, इतने इंटेलिजेंट होते हैं, जो अपनी गलती को स्वीकार करने पर भी गर्व फील करते हैं। इसी पॉइंट को आगे आज के चैप्टर में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लेकिन आज के चैप्टर पिछले चैप्टर से डिफरेंट होंगे। आज के चैप्टर में मैं क्लियर करूंगी कि कैसे अगर आप क्रिटिसाइज करने की जगह नॉर्मल डिस्कशन करें, नॉर्मल बात करें, तो आप अपनी लाइफ की बहुत सारी सिचुएशन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मिस्टर डेल कार्नेगी ने बहुत सारी स्टोरीज शेयर की हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली स्टोरी से, जिसमें मिस्टर जॉर्ज बी जॉनस्टन, जो एक सेफ्टी कोऑर्डिनेटर थे एक इंजीनियरिंग कंपनी में। उनका काम था कि उनके अंडर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना, और इस काम को पूरा करने के लिए वो पूरी रूल रेगुलेशन के हिसाब से पूरी अथॉरिटी के साथ अपने सभी एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर देते थे कि वर्किंग आवर में हर किसी को हैट पहन के रखनी पड़ेगी। जब भी वो एम्प्लॉयज़ के सामने पढ़ते थे या एम्प्लॉयज़ के सामने आते थे तो सभी एम्प्लॉयज़ हैट पहन लेते थे, लेकिन उनके जाने के बाद ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ अपनी हैट उतार देते थे। एज ए रिजल्ट एक्सीडेंट वगैरह भी होते थे। तो उन्होंने कुछ टाइम के बाद सोचा कि ये तरीका काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो क्या करते थे, वो उसको क्रिटिसाइज करते थे, वो उसको जॉब से निकालने का ऑर्डर भी देते थे, वो उन पर गुस्सा करते थे, लेकिन उससे कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता था। सारे लोग अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश करते थे। ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ कहते थे नहीं सर गलती हो गई है, अब नहीं करना। तो इस तरह की बात होती थी, लेकिन उसका कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता था कि लोग अपनी मर्जी से हैट पहने। तो मिस्टर जॉर्ज बी जॉनस्टन ने आगे से एक अलग फिलॉसफी आजमाई। जब अगली बार अपने एम्प्लॉयज़ को बिना हैट के देखा तो उन्होंने उसके पास जाकर कहा कि अगर आपको ये हैट पहनना इतना अनकंफर्टेबल लग रहा है तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि इन हैटों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो आपकी जो वर्किंग आवर है उस टाइम में अगर कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो आपको कम से कम चोट लगे। आप लोगों की सेफ्टी का ख्याल रखना मेरी ड्यूटी है और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप खुद अपनी सुरक्षा के लिए इस हैट को पहने, क्योंकि आपके ऊपर भी आपके घर की जिम्मेदारियाँ हैं। तो और ये कहकर वो मिस्टर जॉनस्टन वहाँ से चले गए। एज ए रिजल्ट ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ ने खुद ही रिस्पेक्टफुली हैट पहनना शुरू कर दिया। वो मिस्टर जॉनस्टन के जाने के बाद भी हैट को पहनने लगी। तो ये थी फर्स्ट स्टोरी। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी के बारे में, जिसमें ये एक्सप्लेन किया है कि अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो उसका नतीजा हमेशा ही भयंकर निकलता है, और इसका एग्जाम्पल आपको हिस्ट्री में भी मिल जाएगा। आपने एक फेमस लड़ाई के बारे में सुना होगा जो हुई थी 1908 में, यानी 1908 में। उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर रूजवेल्ट थेफ्ट, और उनके अंडर जो काम करते थे उनका नाम था वुडरो विल्सन। इन दोनों के बीच में वो फेमस लड़ाई हुई थी। हुआ क्या था कि मिस्टर रूजवेल्ट साउथ अफ्रीका गए थे शिकार करने के लिए, और जिस टाइम में वो शिकार करने के लिए गए थे उन्होंने व्हाइट हाउस की जिम्मेदारी मिस्टर वुडरो को दे दी थी कि इस टाइम में आप हमारी जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, इसको मैनेज करो, इसको चलाओ। अब मिस्टर थेफ्ट तो चले गए शिकार करने के लिए, लेकिन मिस्टर वुडरो उस पार्टी में के काम को ठीक से नहीं कर पाए। उन्होंने कई गलत स्पीच दे दी
और जो भी कुछ काम करने थे, जो भी उनकी जिम्मेदारियां थी, उनको ढंग से नहीं निभा पाए। तो जब मिस्टर थेफ्ट शिकार करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी पूरी रिपब्लिकन पार्टी बिखर चुकी है। उनके जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मेंबर हैं, वो उस पार्टी को छोड़कर जा चुके थे या फिर जाने वाले थे। तो वो मिस्टर वुडरोप पर बहुत गुस्सा हुए, उनको बहुत क्रिटिसाइज किया कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मैंने इतने सालों से इस पार्टी को जोड़ा था, तुमने इसको तितर बितर कर दिया, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा कैसे किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। तो ये जो लड़ाई हुई उन दोनों के बीच में, वाद विवाद हुआ, ये बहुत फेमस हो गया। अब हुआ क्या, उन्होंने क्रिटिसाइज किया, मिस्टर थेफ्ट ने मिस्टर वुडरोप को क्रिटिसाइज किया। तो फॉर डिफेंस मिस्टर वुडरोप ने भी मिस्टर थेफ्ट को, उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे, उन पर उल्टा प्रहार किया कि नहीं, मेरी गलती नहीं थी, ये आपको नहीं जाना चाहिए था, आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको वो नहीं करना चाहिए। तो दोनों पक्षों के बीच में वाद विवाद इतना ज़्यादा फैल गया, इतना ज़्यादा नफरत बढ़ गई कि ये बहुत ही फेमस लड़ाई हो गई। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा हुआ उनके विपक्षी लोगों को। उन्होंने इस लड़ाई का भरपूर फायदा उठाया और उसका रिजल्ट क्या निकला कि आने वाले जो चुनाव थे उसमें मिस्टर थेफ्ट हार गए। उन्होंने सिर्फ 2 स्टेट में जीत हासिल की और बाकी जहां पर भी उन्होंने इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे, उनके सारे उम्मीदवार वहां से जीत नहीं पा सके। तो अब मिस्टर थेफ्ट ने क्रिटिसाइज किया मिस्टर वुडरोप को, तो उसका घाटा मिस्टर थेफ्ट को भी हुआ और वुडरोप भी उन्हीं की पार्टी में थे, तो उनको भी घाटा हुआ। लेकिन क्या मिस्टर वुडरोप ने खुद को ब्लेम दिया कि ये मेरी वजह से हुआ है? नहीं, मिस्टर वुडरोप ने भी, जब उनसे पूछा गया कि ऐसा हुआ है, आपके कारण हुआ था, ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने रो रो के कहा सारी मीडिया के सामने, नहीं, मैंने तो सब कुछ अच्छा ही किया था, मैं नहीं जानता ये कैसे हो गया, ये सब पता नहीं अचानक क्या हुआ, मेरे खिलाफ किसी ने साजिश की है, ये वो। यानी कि मिस्टर वुडरोप ने खुद को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं दिया। तो जो ये स्टोरी है, इसका भी रिजल्ट वही निकलता है कि आप कितना भी किसी को क्रिटिसाइज कर लो, कितना भी किसी पर दोषारोपण कर लो, सामने वाला सिर्फ डिफेंस ही करता है, भले वो कितना भी बड़ा जिम्मेदार क्यों ना हो उस गलती के लिए। किसी को क्रिटिसाइज करने का कोई फायदा है नहीं। और अगर मिस्टर थेफ्ट ने इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया होता तो ये लड़ाई ही इतनी नहीं बढ़ती। हो सकता है कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग से दोनों लोग बात करते तो आपस में ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती और वो बाकी स्टेट में जीत हासिल कर लेते। क्योंकि लड़ाई अगर बड़ी नहीं होती तो उसका फ़ायदा उनके विरोधी पक्ष के लोग उठा ही नहीं पाते। लेकिन क्योंकि क्रिटिसिज्म की वजह से, एक दूसरे को ताना मारने की वजह से वो बात आंधी की तरह फैल गई, तूफान की तरह, आग की तरह, जंगल की आग की तरह फैल गई और उसका फ़ायदा दूसरे लोगों ने उठाया। तो ये होता है असर क्रिटिसिज्म का, कि आप क्रिटिसिज्म से कभी भी कुछ भी पॉजिटिव हासिल नहीं किया जा सकता, आपको सिर्फ नेगेटिव ही हासिल होता है। चाहे आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं या आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है, दोनों ही सूरत में आपको सिर्फ घाटा ही होता है, कभी भी फायदा नहीं होता। तो ये थी इसकी सेकंड स्टोरी। अब बात करते हैं थर्ड स्टोरी के बारे में, जिसमें 1920 में एक बहुत ही सनसनीखेज न्यूज़पेपर में छपी थी, जिसने पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया था। उसमें एक स्कैंडल की बात हुई थी, वो था टी पॉट डॉम ऑयल स्कैंडल। इसमें हुआ क्या था कि हार्डिल कॉरपोरेशन थी, उनके जो सेक्रेटरी थे मिस्टर बी फॉल, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि जो गवर्नमेंट का रिजर्व ऑयल है उसको सुरक्षित रखा जाए फ्यूचर में नेवी के यूज़ के लिए, कि नेवी इस ऑयल रिसोर्स का यूज़ करेगी। लेकिन मिस्टर फॉल ने क्या किया कि उन्होंने इस जूसी डील को उन्होंने अपने दोस्त को, जिसका नाम था मिस्टर एडवर्ड एल हॉर्नी को बेच दिया और उसके बदले में मिस्टर हॉर्नी ने मिस्टर फॉल को $1 लाख का लोन दिया। अब मिस्टर बी फॉल को लोन मिल गया और मिस्टर हॉर्ले को ऑयल पर कब्जा मिल गया। अब मिस्टर बी फॉल ने अपनी पूरी हाई पावर लगा दी कि उस ऑयल का जो मरीन एरिया है उसके आसपास के जितने भी लोग वहाँ से जो ऑयल निकालते थे उनको वहाँ से खदेड़ा जाए। तो उन्होंने हाई सोर्स लगाकर अपने जितने भी प्रतिद्वंदी थे जो उस एरिया से ऑयल निकालते थे उनको फोर्सफुली वहाँ से खदेड़ दिया गया।
अब जितने भी प्रतिद्वंदी थे वो गुस्से में आ गए और वो गुस्से में आकर कोर्ट पहुंच गए कि ऐसे कैसे मिस्टर फॉल हमें वहां से खदेड़ सकते हैं, क्योंकि ये उनके हक में आता ही नहीं है। तो ये स्कैंडल कोर्ट में जाकर उजागर हुआ। वहां पर जाकर उन्हें पता चला कि एक्चुअली में मिस्टर बी फॉल ने एक रिसोर्स को मिस्टर डॉर्वी को बेच दिया। अब जब ये स्कैंडल खुला तो सीधी सी बात है, मिस्टर बी फॉल को जेल हो गई और हार्डी कॉरपोरेशन थी वो पूरी तरह से तबाह हो गई। उनके जो ऑनर थे वो बीमार रहने लगे, तो बीमारी के कारण टेंशन की वजह से वो भगवान को प्यारे हो गए। और फिर लोगों ने न्यूज़पेपर में ये खबर सुनी कि उनको ये टेंशन थी कि उनके एक अपने दोस्त ने, जो उनके सेक्रेटरी थे, उन्होंने मिस्टर हार्डी को धोखा दिया, उनकी मौत के लिए वो जिम्मेदार हैं। तो ये खबरें न्यूज़पेपर में आई। तो एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर ने जब ये बात मिस्टर बी फॉल की वाइफ के सामने रखी, मिसिस बी फॉल अपनी चेयर से उछल गई। उन्हें क्या, ऐसा कैसे, ये सब मेरे हस्बैंड की वजह से नहीं हुआ, मेरे हस्बैंड तो बहुत ही अच्छे इंसान थे, दुनिया की सारी दौलत भी उनके सामने रख दो तब भी वो लालच में नहीं आएंगे, मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हैं। बल्कि धोखा तो उनके साथ हुआ है, उनको लोगों ने फंसाया है, वो तो बहुत ही अच्छे इंसान थे। और ये है ह्यूमन नेचर, सब जानते हैं। इवन मिस्टर बी फॉल ने खुद ये कबूल किया, ये कन्फेस किया कि हाँ उन्होंने ही सौदा किया था, कि उन्होंने वो रिसोर्सेज बेचे थे। उसके बावजूद कि उनकी वाइफ अपने आप को डिफेंस कर रही थी, वो अपने हस्बैंड की गलती को स्वीकार नहीं कर रही थी। ये ह्यूमन नेचर है कि इंसान बड़ी बड़ी गलती करने के बाद भी गलतियों को स्वीकार नहीं करता है। तो इस केस में भी यही हुआ कि क्रिटिसाइज जब आप करते हो किसी को भी, तो भले ही उसने गलती की हो या नहीं की हो, वो अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश करता है और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, सिर्फ वाद विवाद होता रहता है। तो ये थी इसकी थर्ड स्टोरी। अब बात करते हैं फोर्थ स्टोरी के बारे में और इस पार्ट की फाइनल स्टोरी के बारे में, जिसमें मिस्टर अब्राहम लिंकन, जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के और जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अब तक की हिस्ट्री के सबसे काबिल शासक रहे हैं, उनकी करीब मौत हुई थी 15 अप्रैल 1865 को। और जितने भी लोग उन अंतिम यात्रा में आए थे, उन्होंने यही कहा कि ऐसा शासक ना आज तक पैदा हुआ है ना आज के बाद पैदा होगा। आखिर उनकी पर्सनैलिटी में ऐसा क्या था, ऐसा क्या करते थे जो उनको इतना ज़्यादा पसंद करते थे लोग, उन्होंने ऐसा क्या हासिल किया था, उनके काम करने का क्या तरीका था जिसकी वजह से वो इतने फेमस थे। इसके लिए मिस्टर डेल कार्नेगी ने उनकी पर्सनैलिटी पर एक काफ़ी रिसर्च की और एक बुक छापी जिसका नाम है लिंकन द अननोन, जिसमें उन्होंने लिंकन की पर्सनैलिटी को अच्छी तरह से डीप स्टडी किया और जाना कि वो बचपन से बुढ़ापे तक उन्होंने कौन कौन से एक्सपीरियंस किए, कौन कौन से उनकी लाइफ में इंसिडेंट आए जिनकी वजह से वो इतनी बड़ी प्रसिद्ध पर्सनैलिटी बने जिनको लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उन्होंने पाया कि बचपन में जब वो छोटे थे 18-20 साल की एज के, वो भी ज़्यादा समझदार लोगों की कैटेगरी में नहीं थे, वो हमेशा से ही पॉलिटिशियन बनना चाहते थे। लेकिन जब उनका बचपन था, जब वो छोटे थे 18-20 साल की, वो भी लोगों को बहुत क्रिटिसाइज करते थे। वो बड़े बड़े लीडरों के बारे में न्यूज़पेपर वगैरह में लेटर लिख दिया करते थे, लेटर छपवा दिया करते थे, न्यूज़पेपर में उनके बारे में बुरी बुरी बातें छप देते थे, उनको बहुत इंसल्ट करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही एक बड़े काफ़ी फेमस लीडर के बारे में मिस्टर लिंकन ने एक लेटर अखबार में छाप दिया। अब छाप दिया तो वो लेटर का जो न्यूज़पेपर था वो उस पर्सन ने, यानी कि जो लीडर था, उसने खुद ने पढ़ा। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि कौन है जिसने ये लेटर इस अखबार में छापा है, उसको मेरे सामने उपस्थित किया जाए। तो उनके जितने भी रिसोर्स थे उन्होंने तलाश की और लिंकन का पता लगाया। तो लिंकन का जब पता लगाया तो उसको उस लीडर के पास ले जाया गया।
तो लीडर ने कहा, तुम्हें बहुत शौक है ना मेरे बारे में, इतनी ऐसी बातें लिखवाते हो, तुम क्या साबित करना चाहते हो, क्या लड़ाई करते हो लेटर से? लड़ाई करनी है तो आमने सामने लड़ाई करो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मुझसे, अगर तुम सही समझते हो ना, खुद को अपने आप को बहुत महान समझते हो, तो तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी होगी। तो वो कहता कि नहीं, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन नहीं, तुम्हें लड़ाई करनी होगी। टाइम और हथियार चुनो, तुम्हें क्या किस चीज़ से लड़ाई करनी है और कब लड़ाई करनी है। तो वो लड़ाई करना ही नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन, क्योंकि वो इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर था, तो उसको हाँ बोलना पड़ा। तो उन्होंने तलवार से लड़ाई करना मंजूर किया और एक नदी के किनारे उन्होंने लड़ाई करने की एक जगह तय की कि हाँ, हम 1 महीने बाद इस नदी के किनारे पर लड़ेंगे। और मिस्टर लिंकन लड़ना नहीं चाहते थे, और जो ये लड़ाई थी ये आखिरी तक, यानी कि मौत तक चलनी थी, कि उन दोनों में से या तो मिस्टर लिंकन को मरना था या फिर उस पॉलिटिकल लीडर को मरना था। तो उस 1 महीने के टाइम में मिस्टर लिंकन ने अपने आप को ट्रेंड किया, टीचर रखा, लड़ाई सीखी, जबकि वो करना नहीं चाहते थे। लेकिन इस 1 महीने के टाइम ड्यूरेशन में उनको ये एहसास हो गया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। उन्होंने उस लीडर को क्यों क्रिटिसाइज़ किया, क्या ज़रूरत थी क्रिटिसाइज़ करने की, क्यों उन्होंने इतना बड़ा पंगा लिया, क्या फ़ायदा हुआ ये पंगा लेकर। तो जब फाइनल डे आया उस लड़ाई का, तो दोनों में खूब घमासान लड़ाई हुई। अब मरना तो था, एक को मरना था, या तो लिंकन को मरना था या उस बंदे को मरना था। लेकिन मरने से पहले ही लिंकन के और उनके जो लीडर थे, उनके चाहने वालों ने दोनों की लड़ाई को रोक दिया बीच में आकर, और दोनों की जान बच गई। लेकिन इस इंसिडेंट ने मिस्टर लिंकन को ये अच्छी तरह से एहसास दिला दिया कि आज के बाद मैं ज़िंदगी में कभी भी किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूँगा। और ये फिलॉसफी, ये लेसन उन्होंने सारी जिंदगी माइंड में बिठा लिया, और अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में वो कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते थे। वो इस तरह से लोगों के साथ डील करते थे कि लोग हमेशा उनसे खुश रहते थे, उनसे बातें करना, उनकी बात सुनना उनको हमेशा पसंद था। चाहे वो विपक्षी दल के हों, चाहे उनकी अपने कैबिनेट के लोग हों, सभी लोग उनसे खुश रहते थे, सिर्फ इस वजह से कि वो लोगों की बुराइयां नहीं करते थे। और इसी गुण के कारण वो आज की डेट के सबसे बड़े पॉलिटिशियन हैं, आज की डेट के सबसे बड़े लीडर हैं, जिनके बारे में हर किसी को पता होगा अगर वो पॉलिटिकल लाइन से जुड़ा है। तो ये थे आज की 4 स्टोरीज। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा स्टोरीज हैं। आई नो आपको बहुत ज़्यादा ये ओवर हेडेड लग रहा होगा कि ये ओवर ब्लैम हो गया, कि लेकिन जैसा कि आप सब चाहते हैं कि मैं सारी स्टोरीज़ को एक्सप्लेन करूं, तो थोड़ा सा आप सबको भी सहन करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल इसी चैप्टर का 3rd पार्ट आएगा और उसमें भी 3-4 स्टोरियां होंगी। तो आई होप, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इतनी सारी लंबी लंबी स्टोरीज़ रिमाइंड करना और आपको एक्सप्लेन करना ईजी नहीं है, आसान नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के चैप्टर में फिर से आपसे मुलाकात होगी। कोई कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो, क्वेरी हो या सजेशन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।